हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और बहुत दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं इस वीडियो में, जो कि इस ईयर की यानी इस सेशन की 2025-2026 की फर्स्ट क्लास रहने वाली है। और इस फर्स्ट क्लास के अंदर मैं इतना अच्छा चैप्टर प्रिपेयर करके लाई हूँ आपके लिए कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। इसके बाद बिल्कुल भी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जी हाँ, मतलब एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने सारे नोट्स जो है वो एनसीईआरटी से ही बनाए, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए क्लास को। एकदम ध्यान से सुनते हुए चलना, जो जो चीजें बताऊंगी बिल्कुल माइंड में रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज हम क्लास में चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है, वो है चैप्टर 1, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अभी तक आपने शायद थोड़ा बहुत तो पढ़ भी लिया होगा, बट फिर भी क्योंकि मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि अभी हमारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और वीडियोस बनाती रहूंगी। और वो डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पर प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 हम करने वाले हैं आज की क्लास में। स्टार्ट किया जाए भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, जो ओवरव्यू दिया हुआ है, एनसीईआरटी जैसे ही ओपन करते हो ना बेटा, एक और काम कर सकते हो कि एनसीईआरटी को आप अपने बगल में रख सकते हो। ठीक है, और वीडियो प्ले करके उस चीज को हाईलाइट करते हुए भी चल सकते हो, तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसा भी कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो वीडियोस को देखते हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, एक सरप्राइज भी है वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहोगे। वीडियो के बीच में या लास्ट में कहीं ना कहीं तो बता ही दूंगी। ओके, ठीक है। द बर्लिन वॉल इरेक्टेड इन 1961। 1961 की बात है, एक दीवार बनाई गई थी। क्या याद है आपको वो कौन सी दीवार थी? उस दीवार का नाम था बेटा बर्लिन वॉल। ये बर्लिन वॉल नाम की जो दीवार थी वो 1961 में बनाई थी। कहाँ पे बनी थी बेटा? ये याद होगा आपको, जर्मनी में बनी थी ये। याद है क्या? जर्मनी में इस वॉल को बनाया गया था, जो कि दो पार्ट्स में जर्मनी को डिवाइड करती थी। एक साइड तो था ईस्ट जर्मनी और दूसरी साइड था वेस्ट जर्मनी। याद आया आपको, है ना? तो ये सिंबलाइज करती थी किसको? किसका सिंबल थी ये थी कोल्ड वॉर का। इसने डिवाइड कर दिया था कैपिटलिस्ट साइड में। कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड था उस साइड वेस्ट वाला एरिया था, और कम्युनिस्ट वाला एरिया जो था वो ईस्ट साइड में था। मैम ये सब तो ठीक है, हमें पहले ये तो समझाओ ये कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट होता क्या है? तो चलो सबसे पहले मैं यही बताती हूँ आपको, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। ओके, तो देखो, जो कैपिटलिस्ट वर्ड है, ये जो वर्ड देख रहे हो कैपिटलिस्ट, इसका मतलब सीधा सीधा सा बताऊं मैं, यानी वो लोग जो कि बिजनेस क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब वो लोग जिनकी खुद के कुछ ना कुछ बिजनेस है, उसी को वो चला रहे हैं, उसी को वो रन कर रहे हैं, वो लोग। ठीक है, वो इस क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोग बेटा क्या कभी भी चाहेंगे कि इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो? कभी भी ऐसा चाहेंगे क्या कि जो प्रॉफिट ये अभी अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट इनको ना मिले? नहीं चाहेंगे ना कभी भी। तो इसीलिए ये हमेशा अपने फायदे की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि मार्केट जो है वो फ्री होनी चाहिए, और ट्रेड टैरिफ जो लगते हैं, टैक्स जो लगता है, वो कम से कम लगना चाहिए, ताकि हमें बिजनेस करने में बहुत आसानी रहे, हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, अब वही दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट लोग कहते हैं जनता कुछ करे या ना करे, कुछ करे या ना करे, उसको कुछ बेसिक चीजें तो हमें जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे हेल्थ प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सर्विस है जो किसी भी सरकार को फ्री में लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये कम्युनिज्म का मानना है। तो अब अभी आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि कम्युनिज्म तो बहुत अच्छा है और कैपिटलिज्म इतना अच्छा है नहीं। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म तो सिर्फ अपने अपने बारे में बात कर रहा है, बट कम्युनिज्म तो पूरी सोसाइटी के बारे में सोच रहा है। राइट, बट देखो सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है वो बात करता है बिजनेस चलना चाहिए, बिजनेस चलना भी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। वही कम्युनिज्म बात करता है कि लोगों का ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी बेटा, जो कोल्ड वॉर एरा के दौरान में चल रही। दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज यानी विचारधारा थी जो उस समय में चल रही थी जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई जानने से पहले मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुई थी? 1914 से लेके 1918 का टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर 1 का है। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी? 1939 से लेके 1945 के बीच का टाइम जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं कोल्ड वॉर एरा की, जो जस्ट इसके बाद शुरू हो गया था, तो कोल्ड वॉर एरा की अगर मैं बात करूं तो वो कब शुरू हुआ? 1945 से लेके 1991 तक। ठीक है, इस समय तक ये जो कोल्ड वॉर है वो चलती है पूरी। ठीक है, इसी समय के दौरान कोल्ड वॉर के दौरान ही
ये आइडियोलॉजिकल वॉर थी, विचारधाराओं की लड़ाई थी, जिसमें एक साइड कम्युनिज्म से कौन था, यूएसएसआर, और दूसरे साइड कैपिटलिज्म का सपोर्ट बहुत बड़ा कौन था, यूएसए, वो इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था। और इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर या टसल चल रही थी। इट वॉज टॉर्न डाउन बाय पीपल ऑन 9th नवंबर 1989। 9th नवंबर 1989 का ये दिन इतिहास में याद रखा गया। पता है क्यों? क्योंकि इस वॉल को, जो कि जर्मनी को दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दी थी, देखो पिक्चर में यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, और बीच में है ये वॉल। तो लोगों ने इस वॉल को, ये जो वॉल इतने साल पहले बनी थी 1961 में, लोगों ने इस वॉल को 9th नवंबर 1989 को गिरा दिया। ठीक है, जिससे हुआ क्या कि जो जर्मनी अभी तक दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड था, ईस्ट और वेस्ट, अब ये यूनिफिका, अब इसका क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गई, मतलब अब ये एक हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में कोई डिवीजन नहीं है। अ हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स अक्रॉस ईस्ट यूरोप एंड द सोवियत यूनियन। तो इसके बाद बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स जो है वो हमें देखने को मिले जब इस दीवार को यहाँ पे गिरा दिया गया। बहुत सारे चेंज जो थे वो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में आए। तो ये दीवार का गिरना ही एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के नाम से जाना जाता है। आए समझ में बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है? हाँ, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे, एक मिनट मुझे जरा थोड़ा सा टाइम दो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें एक पेज ऐड कर लूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। मुझे तो ऐसा फंक्शन अभी दिख नहीं रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक ही बताती हूँ। ठीक है, देखो, मैं क्या कह रही थी, ओके, तो मैं कह रही थी कि जो कोल्ड वॉर एरा था वो उस टाइम पीरियड में चल रहा था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे जो चेंजेस थे वो इसके दौरान आए, इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान, तो हम बात कर रहे थे कि जो वर्ड है बाइपोलर, ये जो वर्ड है बाइपोलर, इसका मतलब बताओ क्या होता है? इसका मतलब होता है जब वर्ल्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, जब वर्ल्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जब दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसको हम बायपोलर बोलते हैं। जब दुनिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही पावर होती है, सिर्फ एक ही सुपर पावर एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम यूनिपोलर बोलते हैं। जब दुनिया में बहुत सारी पावर, सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर बोलते हैं। याद रहेगा ये? ठीक है, अभी अच्छे से पूरा चैप्टर समझाने वाली हूँ, वन शॉट वीडियो रहेगा, कुछ भी ये नहीं कि बाकी जो है वो बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। पूरा कंप्लीट करेंगे, लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, तो आपको भी बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जो पढ़ते हैं वो ये चीज जानते हैं। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? अब देखते हैं जरा कि ये सोवियत सिस्टम था क्या। ठीक है, कैसे आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हुई और ये सोवियत सिस्टम जो था वो किस चीज के बारे में बात करता था। ठीक है, देखते हैं जरा। Origins and ideology. The USSR was established after the 1917 Russian Revolution. 1917 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर। देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे लोग जो है उन्होंने भीड़ लगा रखी है। इन्होंने मांग करी कि अब यहाँ पे चेंज जो है वो सिस्टम में आना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने मांग करी कि अब हम क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं रशिया के अंदर, सोशलिज्म लेकर आना चाहते हैं। सोशलिज्म की सेम मतलब समझो जो मैंने भी आपको कम्युनिज्म का मतलब समझाया था। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो सोशलिज्म का मतलब भी सेम ही है जो मैंने अभी आपको कम्युनिज्म का मतलब बताया था। ठीक है, लगभग सेम सेम है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। आगे देखते हैं। 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन होता है, क्रांति आती है और चेंजेस आते हैं। ये जो चीज थी वो किस पे बेस्ड थी, ये थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे सोशलिज्म की बात हो रही है तो सबके भले की बात होगी बेटा, और सबके भले में ना कई बारी भला नहीं भी होता है। देखो कैसे, इन्होंने आज तक कभी भी हिस्ट्री में इतना बड़ा अटेम्प्ट नहीं किया गया था। इन्होंने पता है क्या किया, जो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना उसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। यानी मानो जैसे अभी आप लोग अपने अपने घरों में रहते हो, ठीक है, हर किसी के पास एक अपना अपना घर है, या फिर जो अपने घर में नहीं भी रह रहा है, रेंट पे रह रहा है, कैसे भी रह रहा है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी है ना, वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की प्रॉपर्टी है। बट उस टाइम पीरियड में 1917 के दौरान रशिया में ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी जो किसी एक इंसान की हो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी के ऊपर, हर किसी जमीन, हर किसी बिल्डिंग के ऊपर, हर किसी घर के ऊपर सरकार का अधिकार होता था। आया समझ? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी चीज नहीं एग्जिस्ट करती थी। सॉर्ड एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब कैसी सोसाइटी को बनाना चाहते थे ये, एक ऐसी सोसाइटी जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड है।
जहाँ पे इक्वालिटी की बात करी जाती है, एक ऐसा समाज ये बनाना चाहते थे। बड़े अच्छे विचार हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी हेल्ड एब्सोल्यूट पावर। देखो क्या था यहाँ पे, इतना अच्छा होते हुए भी सब कुछ यहाँ पे रशिया के अंदर, मतलब यूएसएसआर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा। सिर्फ एक ही पार्टी थी जो यहाँ पे इतने सालों से रूल कर रही थी, और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये यहाँ पे काफी सालों से रूल करती हुई चली आ रही थी। तो मैम कोई और पार्टी क्यों नहीं जीतती थी? क्योंकि किसी और पार्टी को यहाँ पे अलाउ ही नहीं किया जाता था इलेक्शंस लड़ने के लिए। ठीक है, कोई भी पार्टी को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इलेक्शंस फाइट कर पाए। सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शंस लड़ती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसीलिए बार बार यही पावर में आती थी। जैसा अभी हम चाइना में केस देखते हैं ना, सेम लगभग उसी तरीके से। ठीक है, तो इसी के पास सारी पावर थी। अब मुझे ये बताओ, अगर एक इंसान के पास सारी पावर दे दी जाती है तो क्या होता है? तो होता है उसके मन की, जो वो चाहता है वो वैसे ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने मन के अकॉर्डिंग सारी चीजें करती थी। इसको जैसा जो अच्छा लगता था वैसे वैसे चीजें जो थी वो चलती थी। ठीक है, इसका मन करेगा तो ये उस कंट्री को उतनी पावर देगी, नहीं मन करेगा तो नहीं देगी। ठीक है, द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड स्टेट कंट्रोल्ड। मैंने आपको बताया जो इकोनॉमी थी, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी, जो भी बिजनेस वगैरह थे, हर चीज किसके कंट्रोल के अंदर आती थी? स्टेट के। स्टेट यानी गवर्नमेंट के, सरकार के कंट्रोल के अंदर सारी चीजें जो थी वो आती थी। ठीक है, आए समझ में? जितनी भी चीजें थी वो किसके कंट्रोल के अंदर आती थी? गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आती थी। ओके, चलो देखो। पोस्ट वर्ल्ड वॉर, अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कैसे कैसे एक्सपेंशन होता है, क्या क्या बदलाव आते हैं। सोवियत लिबरेटेड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री। सोवियत यूनियन ने क्या किया, ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी ना, उनको फासिस्ट फोर्सेस से आजादी दिलवाई। ठीक है, और इन लोगों ने भी किसका सिस्टम अडॉप्ट कर लिया फिर खुश होकर? जिन कंट्रीज को यहाँ पे यूएसएसआर ने बचाया, वो सारी कंट्रीज ने यूएसएसआर के ही पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट कर लिया, मानना शुरू कर दिया। दिस ब्लॉक, अब ये जो नया ब्लॉक बना था, मतलब देखो पूरी दुनिया है बेटा, ये मान लो पूरी दुनिया है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक साइड तो है यूएसए जो अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता है। ठीक है, वो कहता है कि वर्ल्ड में एक ही चीज बेस्ट है, वो है कैपिटलिज्म। और दूसरी साइड है यूएसएसआर, वो क्या कहता है कि वर्ल्ड में एक ही चीज अच्छी है, वो है सोशलिज्म। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड, ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है आपको, आइडियोलॉजिकल वॉर थी ना, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो ये जो यूएसएसआर वाले साइड के लोग थे, इनको हम सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड भी बोल सकते हो आप, सेकेंड ब्लॉक भी बोल सकते हो, और एक और चीज बोल सकते हो, बताओ जरा क्या? और इनको आप बोल सकते हो सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है, सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से भी जान सकते हो, सेकेंड वर्ल्ड के नाम से भी, या सेकेंड ब्लॉक के नाम से भी इनको जान सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे यूएसए क्या था, वो फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, या कैपिटलिस्ट ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। आए समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ, सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया, और इन लोगों ने एक पैक्ट बनाया अपना। आपको याद होगा यूएसए का भी अपना एक पैक्ट हुआ करता था, क्या आपको उसका नाम याद है? क्या नाम था उसका बेटा? नेटो। नेटो की फुल फॉर्म याद है क्या? चलो नेटो की फुल फॉर्म तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताती हूँ कि एस्टैब्लिश कब हुआ था। ये 1949 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। ये किसका मिलिट्री अलायंस था? ये था यूएसए का मिलिट्री अलायंस। इसमें ये कहा गया कि इस पूरे नेटो जो अलायंस है, इसकी जो भी कंट्रीज पार्ट है, मतलब जितनी भी कंट्रीज इस नेटो अलायंस को साइन कर चुकी हैं, जो भी इसका पार्ट है, उनमें से अगर किसी एक पे भी अटैक होता है किसी और कंट्री के द्वारा, तो ऐसा माना जाएगा कि सारी कंट्रीज पर अटैक हुआ है, और ये सारी की सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर इन इन कंट्री इस जो जिस कंट्री ने अटैक किया था ना, उस कंट्री को सबक सिखाएंगी। आया समझ? तो इनका एक मिलिट्री अलायंस था। तो इसी को देख देख के यहाँ पे यूएसएसआर ने भी सोचा कि मैं भी अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाता हूँ, अब तो मेरे पास भी बहुत सारी कंट्रीज आ गई हैं। तो यहाँ पे यूएसएसआर ने भी अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया, जिसका नाम रखा वॉर्सो पैक्ट। क्या नाम था बेटा इसका? वॉर्सो पैक्ट। कौन से ईयर में बना था ये बना था 1955 में। ठीक है, ये बना था 1955 में। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल फीचर्स, अब देखते हैं कि यूएसएसआर के, यानी कहाँ के, सोवियत यूनियन के, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल फीचर्स कैसे थे।
डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ इतना डेवलप्ड कि ऐसा लगता था कि जो लोग हैं वो सच में किसी बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं। यानी इंडस्ट्रीज भी थी वहाँ पे, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन भी थी, एनर्जी भी अवेलेबल थी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी अवेलेबल था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। द सोवियत सिस्टम हैड अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन की सेक्टर्स। सोवियत सिस्टम जो था ना, इसने बहुत अच्छे तरीके से वेल डेवलप कर रखा था। किस किस चीज को वेल डेवलप कर रखा था? एनर्जी के सेक्टर को, ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन के नेटवर्क को, मतलब जो सड़कें थी वो गांव के एरिया तक पहुंचती थी, रिमोटेस्ट एरिया को भी कनेक्ट करती थी। अलॉन्ग विद एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कैपिटलिस्ट नहीं थे तो ये लोग बिजनेस ही नहीं कर रहे थे, ये लोग बैठे हुए थे घर पे, नहीं, पैसा तो चाहिए ना इनको। तो ये इंडस्ट्रीज भी थी इनके पास, बट सारी की सारी चीजों को एक ही के कंट्रोल के अंदर आती थी सारी चीजें, वो था स्टेट, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर सारी चीजें हुआ करती थी। ओके, चलो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड वेरिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो क्या होता है, जितने भी एसेट्स थे यहाँ पे, मैंने बताया आपको, जो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, स्कूल हो, मॉल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई छोटा सा लैंड भी पड़ा हो, वो सब, इन सब पे सिर्फ एक ही की ओनरशिप थी, वो थी स्टेट की ओनरशिप। यानी सब कुछ यूएसएसआर की गवर्नमेंट के अंदर ही आता था। सब पे किसका अधिकार था? गवर्नमेंट का अधिकार। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल थी, इंडस्ट्रीज में भी सब कुछ बनाया जाता था। पता है कैसे? द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड, ऐसा नहीं था इकोनॉमी ऐसे ही चलती थी। एक यहाँ पे बताती हूँ आपको मैं बात, आपने सुना होगा इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान चलता था। याद है क्या किसी को? पंचवर्षीय योजना जो थी वो चला करती थी, आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। तो ये जो हमने सोचा था ना कि 5 ईयर की प्लानिंग करना, ये चीज भी हमने अडॉप्ट करी थी। पता है कहाँ से अडॉप्ट करी थी? यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर में भी ऐसा ही हुआ करता था, ये इनकी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल प्लान्ड थी। प्लान करके चलते थे कि हमें इतने सालों के लिए, नेक्स्ट इतने ईयर्स के लिए हमें किस चीज पे फोकस करना है। एंड स्टेट कंट्रोल्ड विद स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड, सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड था, इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल्ड थी, स्टेट की ओनरशिप होती थी लैंड के ऊपर, फैक्ट्रीज भी स्टेट की ही हुआ करती थी। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टेट वर्ड का मतलब यहाँ पे सरकार है, गवर्नमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार, यहाँ की इंडस्ट्रीज सब कुछ बनाती थी, चाहे वो एक ऐसी छोटी सी पिन हो जो ये दिख रही है आपको, चाहे वो एक छोटी सी पिन हो, या फिर चाहे कार बनाना हो, सब कुछ बनाते थे ये लोग, ठीक है। शोइंग अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, सारी चीजें अवेलेबल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी, पिन से लेके कार तक सब कुछ बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना मुझे, अभी तो हम अच्छा ही पढ़ रहे हैं इसकी, बट फिर भी मुझे एक बात बताओ जरा। मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे पास्ता बनाना है, मेरा व्हाइट सॉस पास्ता खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, ठीक है। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगी, मेरे घर पे जितना भी मटेरियल अभी अवेलेबल है, मैं उससे ही ये व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊँगी। अब ना तो मेरे पास चीज़ अवेलेबल है, ना ही वेजिटेबल्स अवेलेबल है, ठीक है। पास्ता भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं बिल्कुल रॉ से बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल मतलब बेसिक से बनाना चाहती हूँ सारी चीज़ें। तो मुझे ये बताओ, मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरे पास अवेलेबल है ना, मैं बस उससे ही बना लेती हूँ, चाहे वो अच्छा बने या बेकार बने। तो वो जो पास्ता बनेगा, वो जो व्हाइट सॉस पास्ता बनेगा, क्या उसकी क्वालिटी सेम किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तरह होगी? बताओ, येस और नो? नहीं होगी ना। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे समझो जरा, इन्होंने डिसाइड किया कि हर सारी की सारी चीजें कहाँ बनाएंगे? अपने ही ब्लॉक के अंदर, अपनी ही कंट्रीज के अंदर बनाएंगे। यानी इसको बोल सकते हो आप कि ये कैसी इंडस्ट्री थी? ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री थी। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो बनती थी, सब कुछ बनता था, बट दिक्कत ये थी कि उनकी क्वालिटी जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब बना तो सब कुछ रहे थे ये, जो भी बनाना पड़े, पेन से लेके कार तक सब कुछ बन रहा था, बट क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ यहाँ पे ये लोग मंगवाते ही नहीं थे बेटा, इम्पोर्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, अब मैं बाहर जाके सब्जी लेकर आऊंगी, चीज लेकर आऊंगी, तब तो अच्छा ही व्हाइट सॉस पास्ता बना पाऊंगी ना। अदरवाइज इसकी क्वालिटी कैसी होगी? बहुत बेकार। इसी तरीके से यहाँ पे बनता तो सब कुछ था, बट उसकी क्वालिटी कैसी थी? उतनी अच्छी थी ही नहीं। क्योंकि ये बाहर से कुछ भी सामान नहीं मंगाते थे, जो बनाते थे सिर्फ और सिर्फ अपने ही इन ब्लॉक्स के अंदर से ही जितना सामान प्रेजेंट था उसको ही यूज करके बनाते थे, ठीक है। तो यहीं पे इनसे यूएस जो था वो इस मामले में काफी आगे निकल जाता है। यूएस क्योंकि बेस्ट क्वालिटी की चीजें यूज करता था पहले भी, आज भी, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा आगे इनसे निकल गया इकोनॉमी के मामले में, ठीक है। गारंटेड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
जो बेसिक चीजें होती हैं यूएसएसआर के अंदर, वो सारी चीजें सरकार प्रोवाइड करती थी। सोवियत मॉडल इतना अच्छा था कि सारे सिटीजन्स को बेसिक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, कि यानी इंसान को जीने के लिए इतना तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, वो सारी चीजें सरकार प्रोवाइड कराती थी एज पार्ट ऑफ इट्स सोशलिस्ट वेलफेयर गोल्स। तो ये जो सोशलिस्ट वेलफेयर गोल्स होते थे, ठीक है, उसका ही ये पार्ट हुआ करती थी, इस स्कीम का ही ये चीज पार्ट थी कि हमें सारे नागरिकों को एटलीस्ट बेसिक जो लाइफ है, यानी बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो तो प्रोवाइड करनी ही है। ठीक है। वेलफेयर सिस्टम्स इन हेल्थ, अब देखते हैं जरा। वेलफेयर सिस्टम, वेलफेयर वर्ड का मतलब क्या है? कुछ अच्छा करना, डेवलपमेंट करना। तो अब हेल्थ में भी इन्होंने बहुत काम किया, एजुकेशन में भी काम किया, चाइल्ड केयर में भी। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्री एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर। सरकार ने बोल दिया सोवियत यूनियन की हर किसी को हेल्थ केयर मिलेगा, हर किसी को जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है वो मिलेगी। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाना, इलाज कराना बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं। एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, जैसे चाहे वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री। ठीक है। चाइल्ड केयर, बच्चों को पालना है, उनका ध्यान रखना है, उनको खाना खिलाना, न्यूट्रिशन की जरूरत है, सब कुछ फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी इंसान जॉबलेस था ही नहीं, हर किसी के पास कोई ना कोई काम हुआ करता था। ये बात अभी आगे समझ में आएगी आपको ऐसा क्यों था। ठीक है, इन दिस सिस्टम। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी बेटा, कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये लोग खत्म कर चुके थे। तो पता है क्या होता था? कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम चलता था यहाँ पे, बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे, बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड थे। अब इसके ऊपर मान लो ये काफी बड़ा सा लैंड है, इसके ऊपर ना एक, दो, तीन, चार, ये चार लोग जो है वो मिलकर कल्टीवेशन करें। ठीक है, ये चार लोग जो है वो मिलकर इस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करें, पूरे साल खेती वेती करें। अब क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा जितना भी फसल रेडी हो जाएगी तो वो पता है किसके पास जाएगी? सरकार के पास जाएगी। अब आप बोलोगे सरकार के पास क्यों जाएगी? ये तो उन लोगों के पास जानी चाहिए ना जिनकी जमीन है, बट नहीं। यहाँ पे मैंने बताया सारी चीजें कौन कंट्रोल करता था? स्टेट कंट्रोल करता था, सरकार कंट्रोल करती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास गई। अब गवर्नमेंट ने अपने पास कुछ कुछ पार्ट रखा, कुछ कुछ पैसे रखे अपने पास, बाकी जितना भी पैसा था वो इन चारों के बीच में इक्वल डिवाइड कर दिया। आया समझ? इन चारों के बीच में इक्वल डिवाइड कर दिया। अब ये तो गलत हुआ आपको लगेगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है सेकंड वाले नंबर की फसल उतनी अच्छी हो ही ना हो सकता है फोर्थ वाले इंसान ने मेहनत ही ना करी हो, पूरे साल 1 और 3 ही मेहनत कर रहे हो। तो इन लोगों के साथ तो ये गलत हुआ काफी, फर्स्ट और 3 को तो ज्यादा मिलना चाहिए था उस हिसाब से, इनको तो उतना मिला ही नहीं। बट यहाँ पे सिस्टम ऐसे ही चलता था, जिसकी वजह से कभी कोई भी इंसान जॉबलेस नहीं होता था, वो हमेशा कोई ना कोई काम तो कर ही रहा होता था। ठीक है, ओके। पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने बात करी इकोनॉमिक और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जो सोवियत यूनियन का पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक था वो कैसा था, मतलब पॉलिटिकली अगर हम फीचर्स की बात करें तो वो क्या क्या थे? बेटा अब यहाँ से तो आप सुन ही नहीं पाओगे, बड़ा बुरा हाल था यहाँ पे। देखो, द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। सोवियत सिस्टम जो था वो बड़ा बेकार था, बहुत अथॉरिटेरियन था। सोवियत सिस्टम पूरा नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बेकार था, इतना ब्यूरोक्रेटिक था, मतलब जितने भी यहाँ के ऑफिसर्स होते थे सिर्फ उनकी ही चलती थी। बहुत अथॉरिटेरियन था, जितना मतलब जितने भी ऑफिसर्स थे वो सिर्फ अपनी ही चलाया करते थे, दूसरों की सुनते ही नहीं थे, जनता को बिल्कुल इग्नोर करा करते थे। ठीक है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं थी यहाँ पे, लोकतंत्र था ही नहीं। लोगों को तो बोलने की भी आजादी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी उनके पास नहीं हुआ करती थी। लोग बड़े परेशान रहते थे बेटा, और बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। और कई बार वो इस परेशानी के कारण अपने मन की बात रखने के लिए वो लोग कार्टून्स का, अपने मन की बात को रखने के लिए कई बार वो कार्टून्स का एंड जोक्स का सहारा लिया करते थे। ठीक है, कार्टून्स और जोक्स के जरिए अपनी बातों को, अपने डिसेंट को प्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इस कदर तक यहाँ पे तानाशाही चलती थी। ऑल्दो द यूनियन, मतलब ये जो पूरा का पूरा इनका सोवियत यूनियन बना हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक जो बनी हुई थी ये पूरी इतनी बड़ी, तो इसके अंदर टोटल 15 रिपब्लिक्स थी, यानी 15 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट थी, 15 कंट्रीज प्रेजेंट थी। बट एक ही कंट्री थी जो इन सब के ऊपर अपना हक जमाया करती थी, इन सब के ऊपर डोमिनेट करती थी, परेशान करती थी इनको। वो पता है कौन थी? वो थी रशिया।
रशिया साइज में भी बड़ा है, आप देखोगे मैप के अंदर तो यही थी वो कंट्री जो इन सारी कंट्रीज के ऊपर डोमिनेट करती थी। और सिस्टम नेग्लेक्टेड द एस्पिरेशंस ऑफ अदर रिपब्लिक्स। तो यहाँ का सिस्टम इतना खराब था कि रशिया जैसा चाहता था वैसा करता था, और बाकी जो 14 रिपब्लिक्स बची, उन 14 रिपब्लिक्स को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते थे ये लोग, वहां के लोगों की बात ही नहीं सुनते थे, ठीक है, उनकी मांगों को कुचल देते थे। इस तरीके से इतना बुरा हाल था। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द ओनली पार्टी, नो ऑपोजिशन वॉज अलाउड। एक ही पार्टी रूल करती थी, बताया था ना मैंने आपको, एक ही पार्टी रूल करती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा कोई पार्टी यहाँ पे अलाउड नहीं थी, ऑपोजिशन अलाउड ही नहीं था। तो बार बार वही पार्टी जीतेगी, तो उसको पता है आना तो मुझे ही है, अब मैं कुछ भी करूं, अब मैं जनता को मारूं या उनकी बात सुनूं ना सुनूं, आना तो मुझे ही है। तो इसीलिए बहुत बुरा हाल था। द गवर्नमेंट वॉज अनअकाउंटेबल, सरकार बहुत अनअकाउंटेबल थी, बिल्कुल भी नहीं सुनती थी जनता की, जनता को जवाब भी नहीं देती थी जरा सा भी। एंड द पार्टी लीडरशिप वॉज नॉट आंसरेबल टू द पीपल। जब जनता जवाब मांगती थी कि क्या हो रहा है, ये सिस्टम में करप्शन कहाँ से आ रहा है, हमें बोलने की आजादी क्यों नहीं दी जा रही है, तो ये लोग चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठे रहते थे, बिल्कुल भी जनता को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे। तो बड़ा बुरा हाल था बेटा सोवियत यूनियन में, यानी यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, देखा अभी हमने सोवियत यूनियन के जो फीचर्स थे वो सारे देख लिए। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से लीडर यहाँ पे आते हैं जिनकी वजह से सोवियत यूनियन का धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है सोवियत यूनियन का। ठीक है, तो गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन। गोर्बाचेव यानी मिखाइल गोर्बाचेव नाम के एक पर्सन थे, एक लीडर थे जो यहाँ पे आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो सोवियत यूनियन है वो हो जाता है डिसइंटीग्रेट, यानी खत्म हो जाता है, फिर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, गोर्बाचेव्स रिफॉर्म। अब गोर्बाचेव क्या रिफॉर्म लेकर आते हैं? रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव लेकर आना। इन 1985 के दौरान मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी। 1985 के दौरान जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, किसके जनरल सेक्रेटरी बन गए? सोवियत यूनियन के। ठीक है, जो उनकी पार्टी थी ना कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें वो जनरल सेक्रेटरी बन गए 1985 में। याद रहेगा ये ईयर, एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है। इन्होंने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी रिफॉर्म लाने के लिए। सबसे पहली पॉलिसी का नाम था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या था? इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करना। मतलब ये इकोनॉमिकली जितनी चीजें बहुत बुरी हालत में चल रही हैं उनको सही करना। दूसरी पॉलिसी का नाम था ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल ओपननेस लेकर आना सिस्टम के अंदर, यानी लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम प्रोवाइड करना, उनको आजादी देना कि वो अपनी बातें रख पाए ताकि डेवलपमेंट और अच्छे से हो पाए। ठीक है, और इन्होंने पूरी कोशिश करी कि ये कंट्री को थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करे। ठीक है, थोड़ा सा डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाए। तो ये थे बेटा मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने सोचा कि कंट्री को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न बनाने की कोशिश करते हैं, कंट्री को डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। आगे, अनइंटेंडेड इफेक्ट्स। पीपल इन ईस्ट यूरोप प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कम्युनिस्ट रिजीम। तो अब जब इनकी सरकार बनी तो मिखाइल गोर्बाचेव का ऐसा भी था बेटा इनका कि हम क्या चाहते हैं, हम यूएसएस जो यूएस है यानी अमेरिका है उसके साथ रिलेशंस थोड़े अच्छे करना चाहते हैं ताकि चीजें थोड़ी सही से चलती रहे। बट जैसे ही लोगों को थोड़ी आज़ादी मिलनी स्टार्ट हुई ना, तो ईस्ट यूरोप के लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, वो लोग सड़कों पे आ गए और कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर ये लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। ये कहने लग गए अब हमें इस कम्युनिस्ट पार्टी का शासन नहीं चाहिए। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा था कि इनको बोलने का मौका मिला, तो ये अपनी बात रख रहे थे। ठीक है, यूएसएसआर डिड नॉट इंटरवीन। तो अब सरकार किसकी थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर? मिखाइल गोर्बाचेव की। मिखाइल गोर्बाचेव तो बहुत खुले ख्यालों के थे, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि नहीं, जनता का हक है प्रोटेस्ट करना, तो उनको प्रोटेस्ट करने दो, हम इसमें बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे होता था ना, अनलाइक द पास्ट में जैसे हुआ करता था ना कि किसी भी इंसान को प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नहीं था, उसको मिलिट्री आकर तुरंत दबा देती थी, है ना, इंटरफेयर करके रुकवा देती थी। बट यहाँ पे इस बार ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि इनके साथ इनके लीडर थे जिनका नाम क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स कोलैप्स्ड अक्रॉस ईस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एक के बाद एक गिरती हुई चली जा रही थी, खत्म होती हुई चली जा रही थी। फाइनल कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर। 1991 के अंदर एक फेल्ड कूप होता है। कूप का मतलब होता है तख्ता पलट हो जाना, सरकार गिर जाना। ठीक है, एक एक कूप करवाया जाता है यहाँ पे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ही हार्ड लाइनर्स थे, मतलब वो लोग जो इनके कट्टर जो सपोर्टर्स थे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बोरिस येल्सिन, ये जो नेता देख रहे हो बेटा आप, ये रशिया से थे, ये इलेक्शंस लड़ रहे थे उस टाइम पीरियड में रशिया से, और ये इलेक्शंस भी जीते वहां से। बट इन्होंने इस कूप को अपोज किया।
ये तख्ता पलट किसका किया गया था? ये तख्ता पलट किया गया था मिखाइल गोर्बाचेव का। उनको हटा दिया गया था पावर से, ठीक है? तो बोरिस येल्सिन जो रशिया से खड़े होते हैं इलेक्शंस में, वो भर-भर के इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये मिखाइल गोर्बाचेव के साथ बहुत गलत हुआ। तो लोगों ने इनको बहुत पॉपुलर कर दिया, लोगों ने इनको बहुत पॉपुलैरिटी दी। उन्होंने सोचा कि अरे! ये लीडर भी बड़ा अच्छा है, ये भी वैसे ही सोच रहा है। तो पावर जो थी अब वो किसके पास धीरे-धीरे आनी शुरू हो गई? रशिया के पास और बाकी रिपब्लिक्स के पास। क्योंकि हुआ क्या, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो तो खत्म हो गई, अब एग्जिस्ट करती नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट लीडर बचे हुए थे, वो भी गए, ठीक है? तो अब धीरे धीरे रशिया ने अपनी जगह बना ली, वहां बोरिस येल्सिन जीत गए और बाकी सारे रिपब्लिक्स ने भी अपना वहां से पीछा छुड़ाने का सोचा। उन्होंने सोचा अब तो हम यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे, बहुत टाइम रहेगी। दिसंबर 1991 के अंदर, याद रखना डेट, दिसंबर 1991 के अंदर तीन मेजर रिपब्लिक्स यूएसएसआर की, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन तीनों ने ही यूएसएसआर को छोड़ दिया और बोल दिया कि यूएसएसआर डिसॉल्व हो चुका है। यानी अब यूएसएसआर का एंड हो चुका है, यूएसएसआर खत्म हो चुका है। आया समझ? उसकी तीन मेजर रिपब्लिक्स ने छोड़ दिया तो यूएसएसआर बचा ही नहीं। फॉर्मेशन करी गई कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, यानी सीआईएस को फॉर्म किया गया। ये है सीआईएस का लोगो, इसको फॉर्म किया गया और जितनी भी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हुआ करती थी जो एक टाइम पीरियड में यूएसएसआर के साथ रहती थी, उनको फायदा मिलता था यूएसएसआर से, उनके जितने भी छोटे मोटे खर्चे होता था वो सारे के सारे खर्चे कौन उठाता था? यूएसएसआर ही उठाता था, ठीक है? तो वो कभी नहीं चाहती थी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो, क्योंकि उनके कंट्रीज का खर्चा यहीं से ही चलता था, ठीक है? तो अब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सीआईएस को फाउंड किया गया और उनको सीआईएस का मेंबर बना दिया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मेंबर बना दिया गया। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि जो सोवियत यूनियन था वो हो गया डिसइंटीग्रेट, खत्म हो गया। बट ऐसा हुआ क्या? हुआ क्यों और कैसे हुआ? वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? ऐसा क्या हुआ कि ये जो सोवियत यूनियन था ये डिसइंटीग्रेट हो गया, इसका एंड हो गया? देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब एक जगह कोई चीज अब रुक जाती है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टैग्नेशन विद लो प्रोडक्टिविटी, अब प्रोडक्टिविटी बची ही नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत समय से इकोनॉमी गिरती हुई चली जा रही थी। ओवर स्पेंडिंग, ज्यादातर जो पैसे थे बेटा ये पता है किस पे खर्च करते थे? सारे पैसे ये मिलिट्री पे लगाते थे। एंड सब्सिडाइज टू सैटेलाइट स्टेट्स, और मतलब सारे पैसे उन स्टेट्स पे लगाते थे जहां से ये नजर रख सकें यूएसए के ऊपर। तो हद से ज्यादा पैसा इन्होंने मिलिट्री पे खर्च कर दिया। इवन 1979 के अंदर एक अफगानिस्तान में क्राइसिस भी चल रहा था, वॉर चल रही थी, उसमें भी जाके यूएसएसआर कूद गया और अपनी अपनी जो इकोनॉमी थी उसको और नीचे गिरा लिया। तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे, मतलब खाने पीने की जो भी चीजें थी, उनकी बहुत शॉर्टेज आ चुकी थी, बहुत कमी आ चुकी थी। लॉस ऑफ लॉस ऑफ लेजिटिमेसी एंड ट्रस्ट, अब लोग भरोसा भी खोते हुए चले जा रहे थे। सिटीजन बिकेम अवेयर ऑफ वेस्टर्न प्रोस्पेरिटी, जो जनता थी अब वो जान चुकी थी, उनको मिखाइल गोर्बाचेव ने फ्रीडम दी थी और वो अब जान चुके थे कि यूएसए में जब लोगों को फ्रीडम मिलती है तो वो कितना आगे बढ़ चुके हैं और हम कितना पीछे हैं। तो जो जनता थी वो अब इस बात को जान चुकी थी, अवेयर हो गई थी कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो यूएसए है, वहां पे कितनी प्रोस्पेरिटी है, कितना पैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। द सिस्टम द सिस्टम्स क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी वॉज नो लॉन्गर क्रेडिबल, मतलब जो सिस्टम था ये अभी तक क्या बताता था अपने सिटीजन्स को यूएसआर यही बताता था कि हम सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं वर्ल्ड में और यूएसए जो है वो पीछे है। बट अब लोग सच देख पा रहे थे कि कौन आगे है और कौन पीछे है। पीपल बिकेम एलिनेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, लोग अब बहुत गुस्से में आ गए थे यूएसएसआर की इन सारी बातों को देखकर, इन सारी चीजों को देखकर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म चैलेंजेस, कम्युनिस्ट पार्टी वाज अनएक्सेप्टेबल, कम्युनिस्ट पार्टी को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बिल्कुल करप्ट थी। गोर्बाचेव आए, उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, ठीक है, बट कुछ लोगों को ऐसा लगा टू फास्ट बाय कंजर्वेटिव्स, जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया करते थे, जो चाहते थे कि हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रहे यूएसएसआर पे, उन लोगों ने बोला कि गोर्बाचेव बहुत जल्दी मूव कर रहे, उनको इतनी जल्दी ऐसी ऐसी पॉलिसीज नहीं लानी चाहिए थी, इसीलिए सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना था, मतलब जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो साथ दे रहे थे, किसका साथ दे रहे थे? गोर्बाचेव का, जो चाहते थे कि रिफॉर्म्स आए, तो उन लोगों को लगा कि गोर्बाचेव को थोड़ा और जल्दी रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए थे, वो बहुत धीरे रिफॉर्म्स लेकर आए, टू स्लोली रिफॉर्म्स को लेकर आए। तो इसी पूरी टग ऑफ वॉर की सिचुएशन में, मतलब इसी खींचातानी में, जहाँ पे लोग
कहीं न कहीं गोर्बाचेव को ही खींच रहे थे। तो इसी पूरे सिस्टम के अंदर-अंदर क्या हुआ, पब्लिक सपोर्ट वीकेंड, लोगों का सपोर्ट धीरे-धीरे कमज़ोर होने लग गया और गोर्बाचेव कंट्रोल खो बैठे। ठीक है, गोर्बाचेव के हाथ से जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो चला गया, इसी टग ऑफ वॉर के सिचुएशन के चक्कर में। राइज ऑफ नेशनलिज्म, अगला कारण अगर हम देखें जो कि हो सकता है डिसइंटीग्रेशन का, वो ये है कि नेशनलिज्म का राइज होना। देशभक्त जो थे वो अब सामने आ रहे थे, राष्ट्रवादी लोग सामने आ रहे थे। रिपब्लिक्स लाइक रशिया, यूक्रेन और बाल्टिक स्टेट्स जितने भी थे, उन्होंने किस चीज की डिमांड रखी, उन्होंने बोला हमें तो सोवरेनिटी चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इंटेंसिफाइड इंटरनल डिवीजन, नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के अंदर, देशभक्ति की जो भावना थी, अब वो और ज़्यादा एकदम ऊपर आ चुकी थी, पीक पे आ चुकी थी और अब इन इंटरनल डिविजन्स को लोग नहीं देख पा रहे थे। आयरोनिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स रिमेन्ड मोर लॉयल देन यूरोपियन पार्ट। पता है सेंट्रल एशिया की कंट्री बड़ी बहुत ज्यादा हमें ऐसा देखने को मिला। देखो यूएसएसआर बना किससे था, उसको लगता था वो बना था ईस्ट यूरोपियन कंट्री से, बट आपको पता है लास्ट तक इनके साथ बहुत लॉयल कौन रहता है, वो थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। मैंने आपको बताया ऐसा क्यों, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इनसे फायदा मिलता था, इनको रिसोर्सेज मिलते थे, इनका खर्चा उठाता था यूएसएसआर। तो लास्ट तक वो यही चाहती थी कि यूएसएसआर बचा रहे। बट यूरोपियन कंट्रीज जो पढ़े लिखे थे, बिल्कुल एजुकेटेड थे, दुनिया को देख चुके थे, वो बिल्कुल भी सिस्टम के अंदर नहीं रहना चाहते थे। टाइमलाइन देखते हैं डिसइंटीग्रेशन की, कैसे एक के बाद एक डिसइंटीग्रेट होता हुआ चला गया सोवियत यूनियन। 1985 मार्च की बात है, गोर्बाचेव को इलेक्ट किया जाता है और ये रिफॉर्म्स लाना शुरू कर देते हैं। 1988 जून में लिथुआनिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाता है। ठीक है, 1989 अक्टूबर में वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स को अलाउ किया जाता है, बोला जाता है। देखो 1955 का वो टाइम जब वॉर्सो पैक्ट बनाया गया, 1989 तक आते आते ये हालत हो चुकी थी यूएसएसआर की कि उसने बोल दिया कि अब हम नेटो की तरह आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम यहीं पे ही एंड कर रहे हैं इस मिलिट्री अलायंस को, वॉर्सो पैक्ट को। तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं, मतलब वॉर्सो पैक्ट के जो मेंबर्स हैं, वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर ले, खुद देख लें भाई, अब हमारे हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले। ठीक है, तो क्या मैम नेटो भी खत्म हो गया? नहीं, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। 1989 नवंबर में बर्लिन वॉल जो थी उसको गिरा दिया गया। 1990 मार्च में लिथुआनिया जो थी उसने अपने आप को यहाँ पे आजाद डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1990 जून में रशिया ने यहाँ पे सोवरेनिटी यानी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया। 1991 जून में येल्सिन प्रेसिडेंट बन गए रशिया के, बोरिस येल्सिन। 1991 अगस्त में एक फेल्ड coup करवाया गया फिर से कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स के द्वारा। 1991 में दिसंबर में फॉर्मेशन करी गई सीआईएस की, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, और गोर्बाचेव ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया और यूएसएसआर डिसबैंड हो गया, खत्म हो गया इसी के। तो चलो अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि डिसइंटीग्रेशन के बाद हुआ क्या, क्या क्या परिणाम निकले इस डिसइंटीग्रेशन के। मतलब जब सोवियत यूनियन हो गया खत्म, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए वर्ल्ड के अंदर, ये देखते हैं। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ये जो कोल्ड वॉर लंबे समय से चली आ रही थी, ये हो गई बिल्कुल खत्म। आइडियोलॉजिकल राइवलरी जो चल रही थी, मतलब दुश्मनी जो दो ब्लॉक्स के बीच में चल रही थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में, वो हो गई खत्म। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर कंट्रीज डिवाइडेड थी ओवर विच आइडिया वाज बेटर, मतलब इस चीज को लेकर कि कौन सा आइडिया जो है वो अच्छा है, कौन सा आइडिया बेटर है, कैपिटलिज्म अच्छा है या कम्युनिज्म अच्छा है। बट व्हेन द कोल्ड वॉर एंडेड, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, तो ये जो फाइट चलती हुई चली आ रही थी, ये जो दो आइडियाज को लेके फाइट चल रही थी, ये हो गई खत्म। ठीक है, एज वन साइड ब्रोक अपार्ट, क्योंकि एक साइड यानी यूएसएसआर ऑलरेडी ही खत्म हो गया, डिस्बैंड हो गया, और ग्लोबल डिबेट जो थी वो अपने आप ही स्लो डाउन हो गई। सबको लगने लग गया कि यूएसए ही अच्छा है, यहाँ का ही सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे ही सही चल रहा है। आर्म रेस जो चलती हुई चली आ रही थी इतने लंबे समय से, वेपन्स की जो रेस चल रही थी वो भी खत्म हो गई, मिलिट्री ब्लॉक्स डिसॉल्व हो गए पूरी तरीके से। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें, तो दोनों ही साइड्स यहाँ पे पावरफुल वेपन्स बनाने में लगे हुए थे। तो हद से ज्यादा पावरफुल वेपन, मतलब यूएसएसआर अगर बनाता था तो यूएसए भी बनाता था, यूएसए अगर बनाता था तो यूएसएसआर भी बनाता था, ताकि वो किसी भी तरीके से मिलिट्री की ये जो रेस चल रही है ना, उसमें अपने आप को आगे रख सके।
ठीक है। बट आफ्टर द कोल्ड वॉर, जैसे ही ये कोल्ड वॉर खत्म हो गई, दिस रेस फॉर वेपन्स ऑल्सो केम टू अ स्टॉप। ये जो रेस चलती हुई चली आ रही थी इतने समय से, ये भी स्टॉप हो गई, रुक गई। मिलिट्री अलायंसेस लाइक वॉर्सो पैक्ट, मैंने बताया जो वॉर्सो पैक्ट था जो 1955 में बना था, उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म हो गया। ब्रिंगिंग एन एंड टू ब्लॉक बेस्ड मिलिट्री राइवलरी, तो इससे क्या हुआ, जो मिलिट्री की दुश्मनी भी चल रही थी, मिलिट्री को लेकर भी लड़ाई चल रही थी, वो भी खत्म हो गई यहाँ पे कोल्ड वॉर के खत्म होने से। शिफ्ट इन पावर डायनेमिक्स, अब क्या होगा, एक ही पावर बची है बेटा, वर्ल्ड की सिचुएशन कैसी है, वर्ल्ड कैसा बन चुका है, यूनिपोलर, क्योंकि अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची है एंड दैट इज यूएसए। ठीक है। तो आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड, वर्ल्ड नो लॉन्गर हैड टू सुपर पावर, अब दुनिया के अंदर दो सुपर पावर नहीं बची थी, सिर्फ एक ही सुपर पावर बची थी, वो थी यूएसए। एक यूनिपोलर वर्ल्ड एमर्ज हो चुका था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक ओनली मेजर पावर के रूप में सामने आया। लिबरल डेमोक्रेसी हो या कैपिटलिज्म हो, यही वाइडली एक्सेप्ट किया गया। लोगों ने यही सोचा कि अच्छा, यूएसए शायद इसीलिए इस कोल्ड वॉर के अंदर आगे रहा और जीता, कि ये जो कोल्ड वॉर थी इसके दौरान या फिर हर टाइम ये लोग सिर्फ एक ही चीज को, एक ही आइडियोलॉजी को मानते रहे, जो कि इनकी आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी रखना और कैपिटलिज्म को फॉलो करना। इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग यहाँ पे पावरफुल बहुत ज्यादा बन चुके थे। एज दे स्टार्टेड, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक एडवाइस देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना उन कंट्रीज को जो अभी अभी यूएसएसआर से बाहर आई है, यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेशन के बाद बाहर निकली है, स्पेशली दोज शिफ्टिंग फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। उन कंट्रीज को, ये दो कंट्रीज, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ये एडवाइस देने लग गए बेटा, सलाह देने लग गए कि आपको कैसे कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ना है, क्यों कम्युनिज्म से ज्यादा कैपिटलिज्म अच्छा है। ठीक है। एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, नई नई जो कंट्रीज थी वो एमर्ज हो रही थी। आफ्टर द सोवियत यूनियन ब्रोक अपार्ट, जब सोवियत यूनियन जो है वो अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मेनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर फॉर्म्ड, बहुत सारी नई नई कंट्रीज जो थी वो यहाँ पे बनी। बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइंट ग्रुप्स, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ग्रुप्स अलग अलग ज्वाइन कर लिए। ये आने के वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना, नेटो आपको पता ही है। ऑन द अदर हैंड, सेंट्रल एशियन कंट्रीज स्टेट कनेक्टेड, जितनी भी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी वो आपस में कनेक्टेड रही रशिया के साथ, वाइल ऑल्सो बिल्डिंग, और इन लोगों ने बड़ी चालाकी से काम किया, इन्होंने अपने चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए रखे। ठीक है। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो बहुत सारी नई कंट्रीज भी सामने आई। ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, यानी कम्युनिज्म जब खत्म हो गया यूएसएसआर से, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये शॉक थेरेपी क्या थी और क्या इसका असर रहा। फीचर्स देखते हैं शॉक थेरेपी के। सडन शिफ्ट टू कैपिटलिज्म, देखो अभी तक ये सारी कंट्रीज बेटा कौन सा आइडियोलॉजी फॉलो करती थी, सिस्टम फॉलो करती थी, कम्युनिज्म का। सारी चीजें कौन कंट्रोल किया करता था, स्टेट, है ना, यानी सरकार, सारी चीजें ये कंट्रोल करती थी। बट अब ये सिस्टम भी खत्म, अब यूएसएसआर भी हो गया खत्म, तो अब सब लोग शिफ्ट करने लग गए किसकी तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ, जो कौन फॉलो करता है, वेस्ट फॉलो करता है, यानी यूएसए जो है वो फॉलो करता है, इसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द यूएसएसआर, यूएसएसआर जब टूट गया, बिखर गया, मेनी कंट्रीज क्विकली मूव फ्रॉम अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो उतने में ही बहुत सारी कंट्रीज जो थी उसकी जो पार्ट हुआ करती थी, उन्होंने फटाफट से अपनी इकोनॉमी को बदलना चालू करा। वो सोशलिस्ट ये जो अभी इकोनॉमी थी उनकी, उससे उसको छोड़कर किधर की तरफ आगे बढ़ गए, कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ गए। दिस सडन चेंज वाज नोन एज शॉक थेरेपी, इसी चेंज को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इसमें यहाँ पे इस पूरे ट्रांजिशन के अंदर मेन प्लेयर रहते हैं। ये जो बदलाव आता है इसके अंदर मेन प्लेयर रहते हैं। सजेस्टिंग दैट दीज कंट्रीज अडॉप्ट फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स, ठीक है, इनको सजेस्ट करते रहे कि आपको भी फ्री मार्केट बेस्ड जो प्रिंसिपल्स है उनको अपनाना चाहिए, कैपिटलिज्म अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे इनका भी तो फायदा होगा। और एक बात भी याद रखना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को कंट्रोल भी कौन करता है, सुपर पावर्स। अब तो आप समझ ही गए होगे। प्राइवेटाइजिंग स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज, जितनी भी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी अब उनको इस शॉक थेरेपी के अंदर प्राइवेटाइज करना दोबारा से शुरू कर दिया। अभी तक जो भी लैंड हुआ करता था यूएसएसआर में वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में था, राइट, बट अब फिर से क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये लोग वापस लिए। ठीक है, इनको सेल करने लग गए ये लोग, मीनिंग गवर्नमेंट फैक्ट्रीज और कंपनीज जो थी उनको प्राइवेट ओनर्स को बेच दिया गया।
प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये लोग प्रमोट करने लग गए, बोलने लग गए कि फ्री ट्रेड अपनाना चाहिए हमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने दो, लोगों को अपनी कंपनी सेटअप करने दो, जितनी भी आउटसाइड कंपनीज हैं वो आए और इन्वेस्ट करे आके आराम से इन स्टेट्स में। एंडिंग सब्सिडीज, जितनी भी सब्सिडीज वगैरह अभी तक इनको मिलती थी फ्री की, मतलब एजुकेशन फ्री में मिलना, हेल्थ केयर फ्री में मिलना, ये सारी चीजें जो अभी तक फ्री में प्रोवाइड कराता था यूएसआर, इसको भी खत्म कर दिया गया। नाउ पीपल हैड टू पे फुल प्राइस, अब लोगों को फुल प्राइस पे करना पड़ता था गुड्स और सर्विसेज के लिए, विच वर अर्लियर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि पहले सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है। कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रियल बेस, जो इंडस्ट्रीज थी ऑलमोस्ट 90% रशिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बुरी हालत में आ गया रशिया में। रूबल जो रशिया की करेंसी है वो बहुत डीवैल्यू हो गई, उसकी कीमत बहुत ज्यादा गिर गई, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, यानी महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई, और लॉस ऑफ सेविंग, अभी तक जो भी लोगों के पास पैसे बचे हुए थे वो सब चले गए। द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी, यानी जो रशिया की करेंसी है रूबल, उसकी वैल्यू बहुत जल्दी गिरने लग गई शार्पली, जिससे क्या हुआ, महंगाई बहुत बढ़ गई एंड पीपल लॉस देयर लाइफ सेविंग्स, उनकी जो जिंदगी भर की जो सेविंग्स थी वो भी चली गई। ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी एंड द एंड ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम, अब देखते हैं फूड इनसिक्योरिटी आ गई थी क्योंकि अब कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम तो बचा नहीं था, वो खत्म हो गया था, प्राइवेट ओनरशिप आ गई थी, तो अब लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। पहले ऐसा तो होता था कि खाने को मिल जाता था, बट अब वो भी नहीं है। कलेक्टिव फार्मिंग को बैन कर दिया गया, विच लेड टू शॉर्टेजेस इन फूड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजों में बहुत कमी आ गई और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई, मतलब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, वो लोग बहुत परेशान थे। रशिया ने अब क्या किया, कंज्यूमर गुड्स को इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो रशिया जो अभी तक बाहर से कुछ भी नहीं मंगाता था, पेन से लेके कार तक सब कुछ वही बनाता था, उसके अब बाहर से खाने की चीजें मंगवानी शुरू कर दी, बिकॉज रशिया में कुछ नहीं बचा था, बहुत गरीबी आ गई। ठीक है। शार्प डिक्लाइन इन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले शॉक थेरेपी के, शार्प डिक्लाइन आता है जीडीपी में, जीडीपी बहुत तेजी से गिरती है, जो रशिया की जीडीपी थी वो बहुत तेजी से गिरी। राइज इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जीडीपी ऑफ रशिया फेल ड्रास्टिकली, जो 1989 में जीडीपी हुआ करती थी रशिया की, वो इतनी बुरी तरीके से गिर गई 1990 तक, 1999 तक आते आते ही पूछो मत। मिडिल क्लासेस जो थी वो, उन लोगों को तो बहुत उनका बुरा हाल हुआ, उनको तो पुश कर दिया गया पेरीफेरी ऑफ सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा गरीब हो चुका है, उसमें पहुंच गए वो लोग, एज पीपल लॉस देयर जॉब, क्योंकि अब उनके पास ना तो नौकरी थी, ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम भी अब खत्म हो चुका था, तो वो लोग बहुत परेशान थे। ग्रोथ ऑफ माफिया एंड करप्शन, द सडन इकोनॉमिक चेंजेस, ये जो एकदम से इकोनॉमिक चेंजेस करवाए गए, तो इसमें हमें कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स भी सामने आते हुए देखने को मिले, करप्शन बहुत बड़ा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है वीक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। एक और चीज यहाँ याद रखना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी में, कि ये जो कम से कम रेट में बेचा गया ना बेटा, थ्रोड अवे प्राइजेस में इंडस्ट्रीज को और इन सारी चीजों को बेचा गया ना, इसको हम लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, याद रहेगा, लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, जब यूएसएसआर हो गया डिसइंटीग्रेट खत्म, तो बहुत सारी नई कंट्रीज जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जल्दबाजी में, फटाफट से जल्दी जल्दी में नया नया कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। ठीक है। एंड इस टाइम पीरियड में कोई इनको सपोर्ट करने नहीं आया, पहले यूएसए आया था ना इनकी फैक्ट्रीज को बेचने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली खरीद कौन रहा था भाई, यूएसए तो खरीद रहा था अपने सारे दोस्तों वोस्तों को बेच के, ताकि वहां पे भी उनको प्रॉपर्टी मिल जाए। अब जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उतना ज्यादा ध्यान डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ नहीं दिया गया जितना ज्यादा ध्यान दिया गया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बदलाव पे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजों में फर्क आ गया। इन रशिया द प्रेसिडेंट, रशिया के अंदर प्रेसिडेंट को वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दे दी गई, मतलब हद से ज्यादा पावर दे दी गई, और जबकि जो पार्लियामेंट थी जो इलेक्ट होके आई थी, जिसको जनता इलेक्ट करके लेकर आई थी, वो बहुत ज्यादा वीक पड़ गई। ठीक है। जॉर्जिया एंड अजरबैजान में भी हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को देखने को मिला कि इन सारी जो सरकारें थी उनको इस दफ्तर से, मतलब इनके जो पावर थी उससे बाहर निकाल दिया गया। तुर्कमेनिस्तान में एक फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गया, मतलब जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी उसका एक लीडर बन गया, और उसने एक अथॉरिटेरियन रिजीम चालू कर दी अपनी, उसने बोला मैं तो यहाँ तानाशाही चलाऊंगा। उज्बेकिस्तान में इस्लाम कैरिमोव और अनदर फॉर्मर कम्युनिस्ट लीडर ने क्या किया, जो पावर थी उसको कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, अपने हाथ में पकड़ना चालू किया, एंड रूल्ड विद, ओके सॉरी,
In in other in Uzbekistan, Islam Karimov, another former communist leader, consolidated power and ruled with limited पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इन्होंने बहुत कम पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ यहाँ पे रूल करा, ठीक है, बहुत ही कम पॉलिटिकल फ्रीडम यहाँ पे जनता को प्रोवाइड करी। अब आते हैं टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट के माहौल पे, जब लोग बहुत परेशान हो चुके थे। कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में, जो कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, उन रिपब्लिक्स में हो गई लड़ाई। चेचन्या और अगर मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत करती हूँ तो मुझे माफ करना, क्योंकि इनकी लैंग्वेज में इन वर्ड्स को थोड़ा अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। ओके, चेचन्या और दागिस्तान की अगर हम बात करें रशिया में, तो यहाँ पे वायलेंट, बहुत ज्यादा वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलते हैं। सेसेशनिस्ट मतलब अलगाववाद को लेकर मूवमेंट चलते हैं, लोगों के बीच में भड़काया जाता है उनको और अलग करने की कोशिश करी जाती है। तजाकिस्तान में तो इवन 10 साल तक एक सिविल वॉर चलती है, 10 ईयर्स तक सिविल वॉर चलती है, 1997 तक, इन विच इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, ठीक है। और नगोर्नो काराबाग की अगर हम बात करें तो इनमें डिस्प्यूट हुआ किसके बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। जॉर्जिया में अगर हम बात करें तो अबखाजिया जो है और जो साउथ एशिया है उसके बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। ऐसे यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी हमें देखने को मिला, यहाँ पे भी मूवमेंट चल रहे थे, जितनी भी रिजीम्स यहाँ चल रही थी उसके अगेंस्ट। यूगोस्लाविया तो दो पार्ट में बट गया, यूगोस प्लस स्लावोस दो पार्ट में बट गया बेटा, और नेटो ने फिर वहां पे इंटरवेंशन भी करा। चेकोस्लोवाकिया दो पार्ट्स में बट गया था, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, ठीक है, बट पीसफुल मैनर में बटाई। बट ये सारे यहाँ सब में यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई ही देखने को मिली। ये देखो चेकोस्लोवाकिया। जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, सेंट्रल एशिया एक ऐसा जोन बन गया था जहाँ पे भर भर के रिसोर्सेज थे, और जहाँ रिसोर्सेज होते हैं वहाँ लड़ाई भी होती है, राइवलरी भी होती है। तो यहाँ प्रेजेंट था क्रूड ऑयल, जो कि दुनिया में हर किसी को चाहिए। पावर इन्वॉल्व, पावर इसके अंदर कौन कौन सी आ रही थी, कौन लड़ रही थी भाई, रशिया को भी चाहिए थी ये चीज, यूएस को भी चाहिए थी और चाइना को भी चाहिए थी। और कंट्रीज कौन सी थी, सेंट्रल एशिया की। तो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज अब उठाएंगी फायदा और पैसा कमाएंगी। रीजन्स हाइड्रोकार्बन वेल्थ इंक्रीज इट्स ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो एक टाइम पे वो कंट्रीज, यानी वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो डिपेंडेंट होती थी यूएसएसआर पे कि हमें ये रख ले अपने पास, खाने को दे दे तो हम खा लेंगे, बट आज के समय में इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हद से ज्यादा बढ़ गई है, कि आज ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है इन्हीं सारी सुपर पावर्स के जरिए, ठीक है, क्योंकि इनके पास है बेटर रिसोर्सेज। अब देखते हैं इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में, कि इंडिया में और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो कि उनके रिश्ते कैसे रहते हैं। लास्ट पार्ट पे हम करीबन चल रहे हैं अभी, ठीक है, और बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। अच्छा, वो जो सरप्राइज था उसको भी रिवील कर ही देती हूँ मैं। सरप्राइज ये है कि अभी जितने भी मैंने आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया है उसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो इंडो रशियन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इंडिया और रशिया के रिलेशंस हमेशा से ही भरोसे पे रहे हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी कॉमन रहा है। हम दोनों ने मिलकर लगभग 80 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स, दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है 2001 से, ठीक है। कॉपरेशन है हमारा बना हुआ है काफी सारी चीजों पर, डिफेंस और आर्मी सप्लाई एक दूसरे को देते रहते हैं। एनर्जी और ऑयल ट्रेड होता है हमारे बीच में। साइंस, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जो है वो शेयर करके बनाते हैं अच्छे से। काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को खत्म करने की बात दोनों ही करते हैं, दोनों का सेम गोल है। और इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो भी शेयर करते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारे वेपन्स भी, फाइटर जेट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता रहता है रशिया। तो रशिया इज ऑलवेज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, ठीक है, हमेशा से ही अच्छा फ्रेंड रहा है ये। वो बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा मुश्किल में साथ देते हैं, वैसे ही दोस्त है हमारा, ठीक है। कल्चरल कनेक्शंस की बात करें तो इंडिया की जो फिल्म्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रशिया में और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। और इनके घरों में इंडिया की जो म्यूजिक है और जो फिल्म्स हैं वो बजती हैं, देखने को मिलती हैं। कल्चरल आइकन्स लाइक राज कपूर और अमिताभ बच्चन वहाँ पे बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। बॉलीवुड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंडिया सॉफ्ट पावर, और बॉलीवुड जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन देता है इंडिया की जो सॉफ्ट पावर बढ़ रही है उसके प्रति। ओके, ओके, फ्लैशबैक एंड द इंडिया एंड द यूएसएसआर। अब देखते हैं जरा हमारे रिश्ते कैसे कैसे आगे बढ़े अलग अलग तौर पे। अगर हम बात करें तो ओल्ड वॉर एरा रिलेशंस, इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो यूएसएसआर हमेशा मदद देता है इंडिया को पब्लिक सेक्टर में। स्टील प्लांट्स हमें लगाने हो, भेल आपने सुना होगा, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर याद है तो बताना मुझे। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो सपोर्ट करता है इंडिया को हमेशा उसके कश्मीर वाले इशू को लेकर, कश्मीर वाले इशू को लेकर हमेशा सपोर्ट करता है। इवन 1971 में जब वॉर हुई थी तब भी कोई साथ नहीं दे रहा था बेटा इंडिया को। उस समय में इंडिया की बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत गरीबी थी, खाने को कुछ नहीं था, और किसने हमें हमें सपोर्ट किया था, रशिया ने ही सपोर्ट किया था। मिलिट्री मेजर सप्लायर ऑफ आर्म्स, वेपन्स का
हमें सप्लाई सबसे बड़ा यही है, रशिया से ही हमें सारे जो वेपन्स ज़्यादातर वो मिलते हैं। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग डील्स हमने कर रखी हैं, साथ में मिलकर बनाते हैं ये सारी चीज़ें। कल्चरल की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ राइटर्स, आर्टिस्ट एंड वाइड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा की तो बहुत भर-भर के तारीफ़ें जो हैं वो वहाँ पे होती, ठीक है? इसी के साथ ये जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा वन शॉट इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिया। अब बताओ भई, आराम से समझ में आया है कि नहीं आया? अगर अच्छे से समझ में आया है ना चैप्टर, तो मुझे फटाफट से एक बारी चैट बॉक्स के अंदर लिख कर बताओ कि मुझे समझ में आ गया है मैम, और प्लीज़ आप ऐसे वीडियोज़ और जल्दी-जल्दी अपलोड करो, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ जल्दी से लेकर